ओके तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फिनॉल पैथिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो हमने क्या किया था, 4 टेस्ट ट्यूब ली थी, 4 टेस्ट ट्यूब में से 2 में एसिड भरा था, 2 में बेस भरा था। ये सब चीज़ मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ जो आपको अच्छा से समझ आ जाए। हमने क्या किया, 4 टेस्ट ट्यूब लिया, 1 2 3 4। हमने क्या किया, 4 टेस्ट ट्यूब लिया, 4 में से 2 में एसिड भरा और 2 में बेस भरा, ठीक है। और 2 में बेस भरा। अब ठीक है, 2 में एसिड 2 में बेस। अब एक पेयर को और दूसरा पेयर को, एक पेयर को हमने रिएक्ट कराया फिनॉइल पैथिलीन के साथ, ठीक है, और दूसरे पेयर को हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, मिथाइल ऑरेंज के साथ। क्या हमने ऑब्जर्व किया कि जब हम फिनॉइल पैथिलीन को रिएक्ट करा रहे हैं एसिड के साथ तो वो कलरलेस क्या दे रहा है, कलरलेस सॉल्यूशन दे रहा है। लेकिन जब हम लोग फिनॉइल पैथिलीन को बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें पिंकिश सॉल्यूशन दे रहा है। क्या दे रहा है, पिंकिश कलर का सॉल्यूशन दे रहा है, पिंक कलर का। ऑन द अनदर हैंड जब हम लोग एसिड में मिथाइल ऑरेंज डाल रहे हैं तो ये हमें रेड सॉल्यूशन दे रहा है, और बेस को जब मिथाइल ऑरेंज में डाल रहे हैं तो ये हमें ऑरेंज सॉल्यूशन दे रहा है, या फिर कह सकते हो येलो, ठीक है। ये ऐसा सॉल्यूशन दे रहा है। अब यही चीज़ तुम्हें ऑब्जर्व करनी है। ये देखो ये हो गया रेड लिथमस पेपर, ये हो गया ब्लू लिथमस पेपर, फिनॉल पैथिलीन सॉल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, ठीक। तुमने क्या किया, एसिड लिया एक जगह और दूसरी जगह बेस लिया। रेड लिथमस पेपर को एसिड ब्लू में कन्वर्ट नहीं करता, या रेड लिथमस पेपर में एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता, बट ये करता है, ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, बट बेस कुछ नहीं करता। फिनॉल पैथिलीन एसिड के सॉल्यूशन को कलरलेस बना देता है, लेकिन बेस के सॉल्यूशन को पिंक बना देता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड के सॉल्यूशन को रेड बना देता है, लेकिन बेस के सॉल्यूशन को ये ऑरेंज या येलो बना देता है, ठीक है। दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट, और ये क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। अब आ जाओ, हमने दूसरे पैराग्राफ में पढ़ा, ये तो हो गया चेंज इन कलर के बेसिस पे इंडिकेटिंग करना, चेंज इन कलर के बेसिस पे इंडिकेटिंग करना। हमने कितने ये सिंथेटिक इंडिकेटर हो गया जो मैन मेड है, 3 टाइप के इंडिकेटर पढ़ा हमने। देखो यहाँ हमने इंडिकेटर कितने टाइप्स के पढ़े, हमने इंडिकेटर्स पढ़े टोटल, हमने इंडिकेटर्स पढ़े टोटल 3 टाइप्स के, और वो 3 टाइप्स के क्या है, एक हो गया सिंथेटिक इंडिकेटर, एक हो गया तुम्हारा नेचुरल इंडिकेटर, और एक हो गया तुम्हारा ऑल्फैक्टरी जो हम लोग पढ़ेंगे। सिंथेटिक हो गया फिनॉल पैथिलीन और मिथाइल ऑरेंज, नेचुरल हो गया टर्मरिक, कैबेज, और वी हैव स्टडी दैट इज लिथमस पेपर। ऑल्फैक्टरी हम लोग अभी दूसरे एक्टिविटी में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेक some finely chopped onion in a plastic bag along with some strips of clean cloth and tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strips can now be used to test for acid and base. अब क्या बोल रहा है, आपने क्या किया, प्याज के छिलके लिए, छिलके मतलब अंदर की एक पतली सी कोटिंग, चॉप्ड ओनियन लिया एक प्लास्टिक बैग में, और विद द सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ, और कुछ साफ कपड़े लिए। अब tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strip can now be used to test for the acid. तुमने क्या किया, एक कपड़े में चॉप ओनियन डाल के रख दिया और प्लास्टिक के अंदर बांध दिया टाइटली, हवा नहीं आनी चाहिए पूरी रात। अब वो जो कपड़ा है, अब वो टेस्ट करने के लिए मतलब ठीक है। टेक आउट दिस क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। अब जो क्लॉथ स्ट्रिप निकालो और उसको सूंघो,
कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस, उसको साफ सरफेस पे लिखो। पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl सोल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH। एक तरफ हमने एसिड डाला, दूसरी तरफ हमने बेस डाला, ठीक है। एक तरफ हमने एसिड डाला, दूसरी तरफ बेस। एक देखो हुआ क्या, यहाँ पे हमने एक कपड़ा लिया, ठीक है, उस कपड़े में चॉप्ड ओनियन डाल दिए, ठीक है, उस कपड़े में हमने चॉप्ड ओनियन डाल दिए। अब ये जो चॉप्ड ओनियन है, इसको इसके ऊपर बांध के, प्लास्टिक से बांध के टाइटली ओवरनाइट के लिए हमने क्या किया, रख दिया, ठीक है। ओवरनाइट के लिए हमने रख दिया। जब हमने इसको ओवरनाइट के लिए रख दिया तो उसके बाद एक कपड़ा सुबह हमने उठा लिया, उसको सूंघा और फिर उसमें एक तरफ हमने एसिड डाल दिया और दूसरी तरफ हमने बेस डाल दिया। अब हम लोग देखते हैं हमें मिला क्या। राइजन बोथ क्लोथ स्ट्रिप विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। अब उसके बाद जब तुमने एसिड बेस डाल दिया, आधा टुकड़ा कर लो, एक टुकड़े में एसिड डाल दो, एक टुकड़े में बेस डाल दो, फिर उसको पानी से धो लो, फिर उसके ऑर्डर चेक करो। नाउ टेक सम डाइल्यूट वनीला एसेंस एंड कोल्ड बॉल एंड चेक देयर ऑर्डर। Take some dilute HCl solution in one test tube, dilute NaOH solution in another test tube and add a few drop of dilute vanilla essence to both test tube and check well। अब ये दूसरा आ गया, एक आपने प्याज से पढ़ा, अब आपने क्या किया, वनीला एसेंस लिया और क्लोव ऑयल लिया, दोनों को एक एक टेस्ट ट्यूब में रखा और दो टेस्ट ट्यूब में एसिड और बेसिस लिया। अब एसिड और बेसिस में हमने क्या डाला, डाइल्यूट वनीला एसेंस डाला दोनों टेस्ट ट्यूब में और अच्छा से सेक कर दिया, फिर उन दोनों में क्लोव ऑयल डाला, फिर अच्छे से सेक कर दिया, फिर ऑर्डर को चेक किया, ठीक है। एंड टेस्ट द चेंज इन ऑर्डर ऑफ द क्लोव ऑयल विद द डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। याद रखना, एसिड के साथ जल्दी कलर एक्सेप्शन हो सकती है, बट एसिड के साथ कलर चेंज नहीं कर, ऑर्डर चेंज नहीं करता है। उसमें जब तुम बेस डालोगे तभी वो ऑर्डर चेंज करेगा। समझ आए? अच्छा तुम बताओ कि जब भी हम लोग चॉप ओनियन रखते हैं तो उसको नमक के पानी में क्यों रखा जाता या बेसिस में क्यों रखा जाता? क्योंकि वो एसिड है और वो बेस के साथ जाके नलिफाई हो जाएगा, होगा ना। लेकिन उसको एसिड बेस के ये जो क्या बोलते हैं, उसका छिलका है ओनियन का, वो ओनियन का छिलका खुद में ही एसिड है कि उसको विनेगर में डाल के क्यों रखते हैं? क्योंकि उससे स्मेल ना आए। जब एसिड की सब्सटेंस को एसिडिक सब्सटेंस पे डालोगे ना तो उससे स्मेल नहीं आएगी, ऑर्डर लेस स्मेल आएगा। लेकिन वही बेस में डालोगे तो बहुत ख़राब सी टॉक्सिक सी स्मेल आएगी। इसलिए ओनियन पील का यही मेन कॉन्सेप्ट था एसिड और बेसिस में डालने का, कि एसिड के साथ वो ऑर्डर लेस स्मेल दे रहा है, लेकिन बेस के साथ कुछ तो ऑर्डर में चेंजिंग आती है, स्मेल में चेंज आई। वही चीज़ वनीला एसेंस और क्या हुआ, एक क्लोव ऑयल के साथ हुआ। वनीला एसेंस जो थी वो एसिड के साथ ऑर्डर चेंज करेगी, बेस के साथ ऑर्डर लेस रहेगी। लेकिन क्लोव ऑयल जो है वो एसिड के साथ ऑर्डर लेस रहेगी, बट बेस के साथ क्या होगी, ऑर्डर चेंज करेंगी। समझ आया? उसी तरह देखो यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, क्या चीज़, विच ऑफ दिस वनीला ओनियन एंड क्लोव कैन बी यूज एज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एज द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। हमने यही पढ़ा, हमने पहले पढ़ा, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ, मतलब एक ब्रीफ सा एकदम ऊपर से नीचे बता दूँ। क्या सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा इंडिकेटर में एक पढ़ा हम लोग ने नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरा पढ़ा हमने सिंथेटिक इंडिकेटर, और तीसरा पढ़ा हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। पहला नेचुरल इंडिकेटर में हम लोग ने दो टाइप पढ़े, टर्मरिक पढ़े और लिथमस पढ़ा। लिथमस में ब्लू टू रेड कन्वर्ट करता है एसिड, रेड टू ब्लू कन्वर्ट करता है बेस। सिंथेटिक इंडिकेटर में फिनॉल पैथिलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनॉल पैथिलीन के कंडीशन पे वो क्या कर, फिनॉल पैथिलीन जो होता है उसमें जो एसिड में मिलाओ तो कलरलेस हो जाता है, बेस में मिलाओ तो पिंक। मिथाइल ऑरेंज एसिड में मिलाओ तो रेड, बेस में मिलाओ तो येलो या ऑरेंज हो जाता है। ऑन दी अनदर हैंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर पे हम लोग ने क्या पढ़ा, क्लोव ऑयल लिया, वनीला एसेंस लिया और ओनियन लिया। ओनियन को जनरली विनेगर में डाल के क्यों रखा रहता है, क्योंकि उससे स्मेल ना आए, क्योंकि स्मेल एसिड के साथ नहीं आता। मतलब ओनियन जो होता है वो एसिड के साथ ऑर्डर लेस रहता है, बट बेस के साथ क्या हो जाता है, ऑर्डर चेंज कर देता है, उससे स्मेल आने लगती है। इसलिए उसमें नींबू नमक ये सब डाल के नहीं रखना चाहिए।
और दूसरी बात क्या, और सॉरी नमक उमक या ये सब डाल के नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल का भी सेम कंडीशंस है कि वेनिला एसेंस जो होता है वो एसिड में डालो या बेस में डालो कैसा ऑर्डर का चेंजिंग करता है, और क्योंकि वो ऑर्डर चेंज करते हैं, कोई ऑर्डर लेस हो जाएगा तो कोई ऑर्डर में चेंज आएगा, ठीक है। और उससे हमें पता चलता है कि दोनों के कंडीशंस पे कि वो एसिडिक बिहेवियर दिखा रहा है कि वो बेसिक बिहेवियर दिखा रहा है। मान लो तुमने एक ओनियन लिया, तुमने उसमें कोई ड्रॉप डाला जो तुम्हें नहीं पता एसिड है कि बेस, अगर वो ऑर्डर लेस हुआ तो एसिड हुआ, लेकिन अगर वो ऑर्डर लेस हुआ तो वो एसिड हुआ, लेकिन अगर वो ऑर्डर लेस नहीं हुआ, कोई ऑर्डरिंग में चेंज आ रहा है तो वो एक बेसिक नेचर होगा। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। ये एक चार्ट बना के आई विल प्रोवाइड कि किसके साथ क्या चेंज करता है, जो मैंने यहाँ पे नॉर्मल वे में समझाया कि फिनोल्फेथिलीन इसके साथ ये चेंज करता है, इसके साथ वो चेंज करता है। आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट यू डोंट हैव एनी नोट्स, आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। अभी समझो क्या बोल रही हूँ। अब हाउ डू एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विथ मेटल। अब रिएक्टिविटी सीरीज हो रहा है, मतलब इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है, बहुत बहुत ह्यूज चीज़ है। एक सेकेंड, so now we are going to discuss about what that is how do acid and bases react with metal। कैसे एसिड और बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। अभी हमने इंडिकेटर को डिस्कस किया है कि कैसे इंडिकेटर से हम लोग एसिड और बेसिस को समझे कि एसिड कैसे रिएक्ट करता है, बेसिस कैसे रिएक्ट करता है, इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब आ जाओ, दैट वाज हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। नाउ एक्टिविटी पढ़ते हैं। This activity need the teacher assistance. Set the apparatus as shown in figure 2.1. Take about 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube and add a few pieces of zinc granules to it. Zinc granule metal हो गया और sulfuric acid हो गया, तो एसिड को मेटल में डाला जा रहा है। वो होगा क्या? देखो मैं तुमको नॉर्मल रिएक्शन बता देती हूँ कि जब भी मेटल को एसिड में डाला जाता है तो एसिड H2 लिबरेट आउट करता है। जैसे कि अगर हम नॉर्मल सिंपल रिएक्शन बताएं तो HCl हो गया। HCl को जब हमने जिंक ग्रैन्युअल्स के साथ डाला तो जिंक क्लोरीन को ले लेता है, उसके मतलब जो भी आयंस नेगेटिव आयंस हो गए उसको ले लेता है एसिड का, और साथ ही साथ जो उसका पॉजिटिव आयन होता है उसको एज अ नॉर्मल स्टेबल गैस बना के निकाल देता है। यही रिएक्शन अकर्ड होता है। ये मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ना करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किया है, बाकी आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करके देख लीजिए। जिंक SO4 नेगेटिव आ जाएगा, मतलब ऊपर में नेगेटिव, और बाकी उसका H2 वैसे भी लिबरेट आउट हो जाएगा। हाउ डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ जिंक ग्रैन्युअल्स पास द गैस बिंग इवॉल्व थ्रू, और इसी का गैस इवॉल्व होगा। यहीं पे तुम पढ़ोगे कैसे H2 को देखा जाता है कि गैस जो निकल रहा है किसी भी टेस्ट ट्यूब से वो हाइड्रोजन गैस है कि कौन सा गैस है। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस फिल्ड बबल। जब ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो उसके सामने एक बर्निंग कैंडल लेके आओ। अगर ये गैस बूम पॉप साउंड या बूम साउंड प्रोड्यूस करे, उसी को पॉप साउंड को बूम साउंड बोलते हैं, अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो ये गैस कौन सा गैस हो गया? ये गैस हाइड्रोजन गैस हो गया। देखो यहाँ पे ये हो गया जिंक ग्रैन्युअल्स। जिंक ग्रैन्युअल्स जब जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक SO4 नेगेटिव बन जाता है और प्लस H2 निकल जाता है। और ये H2 को चेक करने के लिए कि ये हाइड्रोजन ही निकल रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे बर्नर लाते हैं, और वो बर्नर के साथ अगर वो पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रहा है दैट मीन्स इट इज़ डेफिनेटली द हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटिंग। यही होता है। इसको जनरल वे में लिख दूँ तो एसिड जब मेटल के साथ
रिएक्ट करता है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक ये मेटल और नॉन मेटल्स की प्यारी सी बॉन्डिंग बनती है जो उसके नेगेटिव आयंस की होती है। मतलब एसिड का नेगेटिव आयन मेटल के साथ रिएक्ट करता है और बाकी H2 लिबरेट आउट होता है, H2 लिबरेट आउट होता है। देखो यहाँ पे जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट बनता है एक सॉल्ट बनता है जो कि मेटल प्लस नॉन मेटल का होता है, और नॉन मेटल इज द नेगेटिव आयन ऑफ व्हाट, एसिड। मैंने उसको आयंस के फॉर्म में बोला बट बुक में डायरेक्टली सॉल्ट लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखो, नोट द मेटल इन द above reaction displays the hydrogen atom from the acid as the hydrogen gas and forms a compound called a salt, and thus the reaction of metal with an acid can be summarized as this। ये याद कर लेना, शॉर्ट नोट्स पे यही रिएक्शन लिखना है, बस पहला टॉपिक डालना कि तुम्हारा टॉपिक का नाम क्या है, ठीक है। पहला टॉपिक डालना कि तुम्हारा टॉपिक का नाम क्या है, दैट इज हाउ डू एसिड एंड बेसेस रिएक्ट, ठीक है। ये याद रखना, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉप साउंड पूछ लेता है कि कैसे हम लोग हाइड्रोजन गैस को मतलब जाने कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये चीज़ मैंने तुम्हें पहले यहाँ पे मैं भी मेंशन कर देती हूँ, दैट दिस इज प्रोड्यूस द सॉल्ट। आ जाओ दूसरी नंबर एक्टिविटी पे। प्लेस, अब यहाँ पे जैसे एसिड पे देख लिए कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट करता है। सेम रिएक्शन विद द बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालता है। जैसे कि फ्यू ग्रैनुलेट्स ऑफ जिंक लो, टुकड़ा ऑफ जिंक लो और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, ठीक है। उसमें क्या डालो, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो एंड वार्म द कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को गर्म करना स्टार्ट कर दो, मतलब मिक्स करो, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, जब NOH को तुमने NOH को जिंक के साथ डाला था तो क्या हुआ, जिंकेट बना, किस चीज़ का, सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। सेम प्रोसेस, सेम रिएक्शन, याद करने की ज़रूरत ही नहीं, एक याद कर लो दूसरा ऑटोमेटिक है। और वो भी याद क्या करोगे, नेगेटिव आयन चला गया मेटल के साथ, बचा क्या हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन लिबरेट हो गया, और कैसे उसको चेक करें, दैट वाज द बर्निंग कैंडल। अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। ये रिएक्शन हर मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं। अरे होता है, रिएक्टिविटी सीरीज देखनी पड़ती है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो फटाफट रिएक्ट कर लेता है, जो कम रिएक्टिव है स्लो रिएक्ट करता है, जो उससे भी कम रिएक्टिव है तो साला रिएक्ट ही नहीं करता। हाउ डू द मेटल कार्बोनेट एंड द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, ये देख लेते हैं। दो टेस्ट ट्यूब लो, A और B। अब इतना ग्राम का सोडियम कार्बोनेट लो एक टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब B में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लो, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में HCl के साथ रिएक्ट करे, मतलब एसिड के साथ रिएक्ट कराए। जब सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करे, सेम चीज़ सॉल्ट बनेगा ही बनेगा। पहले H2 लिबरेट आउट हो रहा था, लेकिन क्योंकि याद रखना वही चीज़ है, वही, कुछ ज़्यादा नहीं। देखो इसका नेगेटिव आयन आज भी मेटल लेके भागेगा, Na आज भी Cl को लेके भागेगा, तो NaCl बन के निकलेगा जो कि सॉल्ट हो गया। बचा क्या क्या तुम निकालो, हाइड्रोजन बचा और SO3 निकला। SO3 नाम का कोई भी कंपाउंड हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इससे निकल के आ जाएगा CO2 और एक O बच गया जो यहाँ पे बाद में आके H2O बन जाएगा स्टेबल कंपाउंड वाटर बनाने के। तो एक्स्ट्रा याद नहीं करनी, पहला रिएक्शन में तुमने क्या पढ़ा तुम बता देती हूँ। पहला रिएक्शन में तुमने पढ़ा कि जब तुम एसिड को मेटल से रिएक्ट कर रहे थे तो तुम्हें क्या मिला, सॉल्ट मिला और क्या मिला, H2 मिला। लेकिन जब तुम एसिड को सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करा रहे हो, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करा रहे हो, कैसे लिखूं, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करा रहे हो, तो तुमको क्या मिलेगा, वापस से सॉल्ट मिलेगा। क्या सॉल्ट बनाना है, जो भी एसिड का नेगेटिव आयन है उसको उठवा लो मेटल से, बोलो कि तू चल मेरे साथ शादी कर लियो, तो इसका जो मेटल होगा वो इसको उठा के ले जाएगा भगा के और शादी कर लेगा उसके साथ। तो बाकी बच गए कौन, कुमारे, दैट वाज हाइड्रोजन बच जाएगा और CO3 बच जाएगा। इसके पास एक और H बच जाएगा तो मतलब H2 बच जाएगा, हो जाएगा ना, इसके पास ऑलरेडी H2, तो ये बना लेंगे क्या, इससे निकल के CO2 आ गया, बच गया एक ऑक्सीजन, तो वो बना के H2O आ जाएगा।
अब ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर, ये रिएक्शन हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुका है कि जब आप ये लाइम वाटर को रिएक्ट कराते हो CO2 के साथ तो हमें एक ऐसी कोटिंग, मतलब जैसे कि आप वाइट फिनिशिंग कराए, तो वो वाइट फिनिशिंग में चमक तब आती है 1-2 दिन बाद जब वो CO2 के साथ रिएक्ट करता है जो हमारे इन्वायरमेंट पे, और वो जो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है जो चमक देती है वो कौन होती है, वो होती है तुम्हारी दैट वाज दी CaCO3 वाइट प्रेसिपिटेट प्लस H2O। समझ आ गया। अब अगर यहाँ पे अगर CO2 की मात्रा और है, पहले क्या हुआ, तुम्हारा Na2CO3 और NaSCO3 के साथ जब HCl की रिएक्टिंग हुई तो वो रिएक्टिंग के दौरान तुम्हारे पास सॉल्ट बना, H2O बना और CO2 बना। लेकिन यहाँ पे अगर और ये जो मात्रा निकल रही है CO2 की ये बहुत ज़्यादा है, तो इसका इस्तेमाल तुम कर लो ये पुट्टी करने टाइम CaO होल ऑफ OH होल 2 पे, इसके साथ करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हारे पास बन गया, अगर इसके बाद भी तुम्हारे पास CO2 है तो एक और रिएक्शन याद करो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, जिसमें आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन में नहीं, कम्बिनेशन रिएक्शन में, जिसमें आप CaCO3 को H2O के साथ रिएक्ट करते हो, CO2 के साथ रिएक्ट करते हो तो CHCO3 का होल 2 बनता है। ये रिएक्शन नहीं थी, जो रिएक्शन की मैं बात कर रही हूँ दैट वाज CaCO3 प्लस CO2 गिव यू द CaO प्लस H2O। ये रिएक्शन की बात कर रही हूँ। यहाँ पे अगर और CO2 की एक्सेसमेंट बढ़ गई तो तुम उसको क्या बनाने में हेल्प ले आओगे, दैट वाज दी हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे बनाओगे, ये जो तुम्हारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बना उसमें CO2 की और इन्वॉल्विंग डाल दो, थोड़ी पानी डाल दो, तो उससे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। सारी रिएक्शन समझ आ गई। पहले रिएक्शन में आपने क्या देखा, हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपने एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो आपको क्या बन के निकला, सॉल्ट बना, H2O बना, CO2 बना। इतना ही अंतर है पहले वाला मेटल के साथ रिएक्शन की, उसमें सिर्फ H2 निकला था, इसमें H2O के साथ CO2 भी निकल रहा है, सॉल्ट तो दोनों में ही निकल रहा है। CO2 की मात्रा ज़्यादा होने के कारण हमने इसे लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराया, हमारे पास लाइम वाटर के साथ हमने इसको रिएक्ट कराया, और रिएक्ट कराने ये जब आप CO2 को डालते हो ना तो उसी को लाइम वाटर बोलते हैं। और एक्चुअली इसका नाम क्या है, स्लैग्ड लाइम, और क्विक लाइम क्या हो जाता है, दैट वाज CaO। तो ये जो तुम्हारे पास था दैट वाज स्लैग्ड लाइम, इसकी जब रिएक्शन आप CO2 के साथ कराते हो तो आपके पास लाइम स्टोन बनता है, और वो लाइम स्टोन को अगर ज़्यादा CO2 फिर भी बच गया तो CO2 को फिर CaCO3 के साथ रिएक्ट कराओ तो वो क्या बना देगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा। आई थॉट कि आपको सब रिएक्शन सब समझ आ गई, ठीक। देखो मैं इतनी बार बोल रही हूँ तो आई थॉट कि तुम्हें याद हो जाना चाहिए यहीं के यहीं, क्योंकि तुम जब मेरा नोट्स देखो तो तुम्हें फटाफट दिमाग में घूमने लगे। Limestone and chalk and marble are different forms of calcium carbonate, and all the metal carbonate and hydrogen carbonate react with acid to give the salt, carbon dioxide and water। ये समराइज विल है कि जो भी किसी से रिएक्ट करेगा यही बनाएगा, ठीक है। हाउ डू एसिड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर, यह आ गया ना मेन मुद्दा, कैसे एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, एक दूसरे के साथ। आओ सीधा इसको मैं नहीं पढ़ा रही, ठीक है, इसको मैं नहीं पढ़ा रही, ये नॉर्मल तुम यहाँ हो। जब भी एसिड या बेस रिएक्ट कराते हैं तो ये सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म करते हैं, ये तुम बचपन से सीखते आए हो, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को वो नलीफाई करते हैं। उसी तरह इन द एबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज नलीफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा। बेस का इफेक्ट एसिड के द्वारा नलीफाई होता है और एसिड का इफेक्ट बेस के द्वारा नलीफाई होता है। उसी तरह जब तुम NaH को किसके साथ, HCl के साथ रिएक्ट कराए थे तो NaCl और H2O बना, क्योंकि NaCl हो गया एक सॉल्ट और उसके पास जो बचा कुछ सब्सटेंस बचा वो हो गया HT। इतना याद रखना, तीनों रिएक्शन एक में एक चीज़ कॉमन है कि जो मेटल है वो नेगेटिव आयन ऑफ एसिड को लेके भागेगा ही भागेगा, और बाकी जो बचा उसे कंपाउंड बना दो। समझ आया, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आ जाओ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड एक्चुअली बेसिस होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ऑक्साइड है ना, जब याद रखना ये चीज़ अभी अब तुम समझोगे भी कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। इसलिए मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कभी एसिड के साथ नहीं होती,
इसलिए मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कभी बेस के साथ नहीं होती और नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कभी एसिड के साथ नहीं होती, क्योंकि ये बेसिक होते हैं तो इनकी रिएक्शन एसिड के साथ होती है कि नलीफाई हो जाए, और नॉन मेटेलिक क्योंकि एसिडिक होते हैं तो इनके साथ कभी एसिडिक की रिएक्शन नहीं होती, ये हमेशा बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, Take a small amount of copper oxide in a beaker and a dilute hydrochloric acid and slowly white stirring. छोटे अमाउंट्स के कॉपर ऑक्साइड्स लो किसी भी एक बीकर में, ये मेटेलिक ऑक्साइड्स है, उसको एसिड में डालो। तुम क्या देखोगे, जब तुम मेटल ऑक्साइड्स को एसिड में डाल रहे हो तो सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। ये क्या हो गया? ये तो वही रिएक्शन है जो तुमने एसिड और बेस के साथ किया। यही बोल रही थी मैं कि ये बेस होता है, और जब तुम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो तो इसमें सॉल्ट बनता है और वाटर ही बनता है, अदरवाइज कुछ नहीं बनता। समझ आ गई? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना समझ आना है उतना ही। नाउ write and balance the equation for the above reaction, and since metallic oxide react with acid to give salt and water, and similar to the reaction of base with an acid and metallic oxide and react to the basic oxide। यही बोल दिया कि metallic oxide को हम लोग basic oxide क्या कर सकते हैं, metallic oxide को हम लोग basic oxide कह सकते हैं। ठीक, हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के रिएक्शन बेस के साथ बोला था। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक होता है नेचर में, तो एसिड की रिएक्शन बेस के साथ क्या प्रोड्यूस करेगा? सॉल्ट इन नेचर। इसलिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं नेचर के, क्योंकि इसके रिएक्शन जब भी कभी भी आप बेस के साथ करते हो तो वो एक नलीफाई रिएक्शन होता है। ठीक है, एसिड बेस वाला रिएक्शन। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ये मतलब सेक्शन ये जिससे PYQ आए हुए है, इवन शायद मेरे टाइम में ही आया था। पूछा था क्या, अल्कोहल और वाटर में जब तुम मतलब ये अल्कोहल और वाटर, एक जगह तुम अल्कोहल लो एक जगह तुम वाटर लो और दोनों से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ और देखो, मतलब तार जोड़ो और देखो किसकी बॉल जलती है कि नहीं। तो अल्कोहल के साथ तो जली नहीं, वाटर के साथ जल गई। लोग बोलते हैं अल्कोहल एसिडिक होता है नेचर में, बट एसिडिक तो होता है बट ये एसिडिक नहीं होता। देखो अब इसका रीजन क्या होता है, ये ऐसा क्यों बोल रही हूँ। सेक्शन 2.1 हमने देखा ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। व्हाट लेड टू दिस सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी? वी शो इन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड जनरेट द हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल। हर मेटल्स के साथ रिएक्ट करके एसिड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो रिएक्ट करके हाइड्रोजन निकाल रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो, एसिडिक हो नेचर में। इसका जाता जाता एग्जाम्पल अल्कोहल है, ग्लूकोज है, ये एसिडिक नहीं होते लेकिन हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। भाई देख, टेक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एक एसिडिक है, बट ग्लूकोज और अल्कोहल नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। तुमने देखा जो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट आउट करते हैं वो एसिडिक होते हैं, बट ऐसा हर में नहीं होता। अल्कोहल और ग्लूकोज नहीं होते। इस पे देखो, 2 नेल्स लो ऑन अ कॉर्क, 2 नेल्स को कॉर्क में फिक्स करो एंड प्लेस द कॉर्क इन 100। जैसे कि एक 100 ml का बेकर लो और एक कॉर्क लो, उस कॉर्क में 2 नेल्स को फिक्स्ड करो, 2 नेल्स को फिक्स्ड करो। कनेक्ट द नेल टू द 2 टर्मिनल ऑफ द 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी के नेटवर्क से कनेक्ट करो एंड स्विच एज सोर्स फिगर। देखो यहाँ ये कॉर्क है, ये कॉर्क हुआ, इस कॉर्क में 2 नेल फिक्स करो और उसको बैटरी से कनेक्ट करो। बैटरी में उस तार में एक बल्ब भी जोड़ो। रिपीट करो, इसमें एक बार सोल्यूशन HCl का रखो, एक बार सोल्यूशन ग्लूकोज का रखो, एक बार सोल्यूशन अल्कोहल का रखो, एक बार सोल्यूशन किसका रखो, एक बार सोल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का रखो। 4 है सोल्यूशन, चारों सोल्यूशन को एक एक बार करके रखो। होगा क्या ऑब्जर्वेशन, देखते हैं। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड। तुम तो जानते हो क्योंकि एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, H2 लिबरेट आउट करता है, और वो H2 जब आयंस लिबरेट आउट करेगा, पॉजिटिव आयंस, तो करंट दौड़ेगी तो बल्ब ग्लो करेगा। तो बल्ब ग्लो कर रहा है एसिड के केस में, बट तुम देखोगे ग्लूकोज और अल्कोहल के सॉल्यूशन के केस में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा।
तो जो बल्ब की ग्लोइंग है वो क्या इंडिकेट करता है? देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन. There is no flow of the electric current in the solution in case of glucose and alcohol, but there is a flow of the electric current in the solution when there will be the acid. The electric current is carried through the acid solution by ions. तो याद रखना, एसिड में इलेक्ट्रिसिटी क्यों आती है? क्योंकि वो आयंस लिबरेट आउट करते हैं, वो पॉजिटिव आयंस करंट चलाते हैं, और वही करंट चलाने वाली चीजें ही रिस्पॉन्सिबल करता है क्या चीज के लिए? बल्ब को ग्लो कराने के लिए. एसिड H+ आयंस कंटेन करते हैं और वो H+ आयन रिस्पॉन्सिबल होता है आयन मूव कराने के लिए. आयन मूव करा तो करंट आई, इलेक्ट्रिसिटी आई तो बल्ब ग्लो किया. लेकिन ग्लूकोज में या फिर अल्कोहल में ऐसा नहीं होता. उसी तरह सिंस द कैटाइन प्रेजेंट इन एसिड द सजेस्ट द एसिड प्रोड्यूस द हाइड्रोजन आयंस एंड इन द सॉल्यूशन व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी रिपीट द सेम एक्टिविटी अल्कली सच एज दो. तुम्हें क्या पता चलेगा इसमें कि एसिड के केस में H+ आयंस निकलते हैं, बट बेस का केस में OH नेगेटिव आयंस निकलते हैं. समझ है? ग्लूकोज और अल्कोहल कोई आयंस नहीं लिबरेट आउट करते. एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए बिकॉज ऑफ द H+ आयंस लिबरेटिंग, क्योंकि वो H+ आयन को लिबरेट करता है. अदरवाइज कुछ नहीं, कोई रीजन नहीं है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो वो एसिडिक होगा, कभी नहीं. हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो एसिडिक तभी होगा जब वो H+ आयंस रिलीज करेगा, दैट वाज केटाइन रिलीज करेगा, और वही केटाइन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन. किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए. समझ आ गया? मिथ मत बनाओ तो बहुत कंफ्यूजन होती है यार. What happened to the acid or base in a water solution? वाटर सोल्यूशन में क्या होता है? 1 ग्राम NaCl लो, ये तो सॉल्ट हो गया, that was normal salt. And try test tube and set up apparatus as shown. Add some concentrated sulfuric acid shown in the test tube and what do you observe? Is there a gas coming out of the delivery tube? क्या कोई गैस निकल रही है डिलीवरी ट्यूब से? And the gas evolves successfully with the dry and wet blue litmus paper. In which case, देखो यहाँ पे क्या होता है. दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट कि हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं NaCl में वो प्रोड्यूस होते हैं वाटर के प्रेजेंस में, और द सेपरेशन जो होता है H+ आयंस का HCl से मॉलिक्यूल से, वो जो होता है वो कभी वाटर के बिना नहीं हो सकता. वाटर है उसमें HCl डालो तो क्या होगा? H+ आयंस रिलीज करेंगे, और वो जो H+ आयंस रिलीज होंगे वही इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. याद रखना, दिस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट. जब भी तुमको एसिड और बेसिस को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प मिलेगी तो इसमें तुम पक्का जोड़ना कि व्हेनेवर एसिड डिसॉल्व इन वाटर इट डिसोसिएट इट्स कैटायन दैट वाज H+ आयंस. कि जब भी एसिड को वाटर में डालोगे तो वो अपने H+ आयंस को हटाता है, और वो H+ आयंस ही कैटायन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में हेल्प करता है. समझ आ गई बात? यही बोल रहा है, पानी लो, पानी में एक तरफ एसिड एक तरफ बेस डालो, तो एसिड में क्या निकलेगा? H+ आयंस निकलेगा, और वो H+ आयंस H2O को जब रिएक्ट कराओगे तो H3O+ आयन मिलेगा जो कि स्टेबल आयन होता है. H+ आयन ही रिएक्ट करता है लेकिन वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एक क्या बना लेता है? दैट वाज कॉल्ड द हाइड्रोनियम आयन, और वो हाइड्रोनियम आयन एक्चुअली स्टेबल आयन होता है. ठीक है? HCl H2O के साथ रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तब जाके H+ लिबरेट आउट करता है, और वो H+ जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तब जाके वो H3O+ आयन बनाता है, और यही आयंस जो बनते हैं यही उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और यही चीज़ जब बेस वाटर में डालो तो वो OH नेगेटिव आयन लिबरेट आउट करते हैं. समझ आया? ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कॉपी में अभी लिखो. दैट इज व्हेन एसिड dissolve in water it dissociate the H+ ion, that H+ ion when react with H2 it produce a stable compound which is called the H3O+. और जब NOH या बेस को जब आप रिएक्ट करते हो वाटर के साथ तो वो देता है हमें Na+ प्लस OH नेगेटिव आयन. तो बेस H+ आयन रिलीज करता है, सॉरी एसिड H+ आयन रिलीज करता है और बेस OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है. ठीक है? देखो यहाँ पे और एग्जाम्पल्स दिए गए. और जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उसको हम लोग एल्कलाई बोलते हैं. ये भी तुम्हारे पास क्वेश्चन PYQ आए हुए हैं कि जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं बेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं. All the base do not dissolve in water. All an alkali is a base that dissolve in water.
सारे बेस नहीं डिजोल्व होते, जो बेस डिजोल्व हो जाए उसको हम लोग एल्कलाई बोलते हैं। एंड दे आर सोपी टू टच, वो सोपनेस होता है उनमें टच करने पे, बिटर होते हैं, कोरोसिव होते हैं, खाने में लगता है कड़वा, साबुन खाओ ना कड़वा लगेगा, कोरोसिव होते हैं। और टेस्ट टू टच देम एज दे यूज हार्म एंड विच ऑफ कॉज, और टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। ना एसिड और बेस सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, ये तो नलिफाई रिएक्शंस हैं, नलिफिकेशन रिएक्शन है जिसमें एसिड को जब आप बेस से रिएक्ट कराते हो तो सॉल्ट और वाटर बनता है ना, क्योंकि एसिड का नेगेटिव आयन और बेस का पॉजिटिव आयन दोनों रिएक्ट करके, सॉरी एसिड का नेगेटिव आयन और बेस का पॉजिटिव आयन दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है और बाकी जो बचा कंपाउंड बना वो वाटर प्रोड्यूस कर देता है। कैसे? देखो, जब NaCl, सॉरी NaCl कहाँ से, अच्छा छोड़ो, यहाँ देखो, जब NaOH HCl के साथ रिएक्ट करता है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, Na और Cl मिलके, Na और Cl मिलके NaCl बनाता है और बाकी OH और H मिलके, दो OH और दो H और O मिलके H2O बनाता है। समझ आया रिएक्शन होता कैसे है? रिएक्शन रटने का नहीं है भाई, केमिस्ट्री रटने की चीज़ नहीं है, अच्छा से एक बार समझ लो बस, उसके बाद दिक्कत ही नहीं आती। ये प्रिकॉशन चीज़ है, ये सेक्शन प्रिकॉशन है, बताता है हमें कैसे आपको यूटिलाइज करना है एसिड एंड बेसिस को। ठीक है, देखो, द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। अगर तुम एसिड और बेस में वाटर डिजोल्व कर रहे हो, मतलब प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड एंड वेट, मतलब वाटर में अगर आप एसिड और बेस डिजोल्व कर रहे हो ऊपर से, तो वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत हीट निकलती है यार, बहुत हीट। अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो किसी भी एसिड को पानी में डाल के, पानी में अगर एसिड और इसको डालते हैं, जनरली हम लोग एसिड में पानी डालते हैं, बट जो लोग महान होते हैं जो पानी में एसिड डालते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, और इतना एक्सोथर्मिक होता है कि उसमें इतना हीट निकल सकती है कि वो ब्रेक कर दे जिस ग्लास पे एसिड है, तुम्हारे हाथ को भी जला सकती है। तो केयर मस्ट बी टेकन, केयर ध्यान से रखना। कंसनट्रेटेड, जो बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग वाला एसिड्स होते हैं ना, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर। हमेशा एसिड को वाटर में डालना चाहिए, देख लिया, हमेशा एसिड, क्योंकि ज़्यादा, वही तो बोला, कौन वो महान इंसान होंगे जो एसिड में वाटर डालते, हमेशा वाटर में एसिड डालना चाहिए। आई थॉट मैंने कुछ गलत बोल दिया था इससे पहले, जो अच्छा, इफ़ आई टेल द अपोजिट ऑफ दिस, दैट व्हाट आई एम टेलिंग राइट नाउ, फॉर सॉरी फॉर दैट। देखो, द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड, द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। जो जब तुम किसी भी एसिड और बेसिस को पानी में डालते हो या पानी में उस दोनों को डालते हो, ये हमेशा से बहुत हीट जनरेट करता है, एक्सोथर्मिक होता है, उससे हीट निकलती है। और अगर हीट निकल रही है तो याद रखना वो अपने आप को बचा लो, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें पानी में एसिड या एसिड में पानी डालते हो तो इतनी हीट निकलती है कि ग्लास टूट जाती है, छिटका पड़ता है जिससे आप जल सकते हो। तो हमेशा हम लोग को एसिड को पानी में डालना चाहिए, क्योंकि वाटर तो हमारा फेमिलर है और ख़राब चीज़ तो एसिड है, तो उसको थोड़े थोड़े ड्रॉप अगर एसिड में डालोगे तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो धीरे धीरे एसिड को वाटर में डालो विद कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग, कुछ चीज़ पकड़ के वाटर ऐड करो टू द कंसनट्रेटेड एसिड। अगर तुम वाटर को, देखो, एक तो चीज़ तुमको हमेशा एसिड को वाटर में डालना चाहिए, लेकिन अगर तुम वाटर को एसिड में डाल रहे हो तो वो बहुत गलत बात है, क्योंकि उससे हीट ज़्यादा जनरेट करेगी और हो भी सकता है ऐसा कि वो बर्न भी करे, बाहर उछल भी जाए और कंटेनर भी टूट जाए। ठीक है, ये सब वार्निंग साइन है। On case of the sulfuric acid and bottle of the sodium hydroxide petals, mixing an acid or base with water result in decrease in concentration। क्यों हम लोग पानी मिलाते हैं एसिड और बेसिस को, और क्या होता है कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट, मतलब कंसनट्रेटेड मतलब उसमें पानी नहीं मिला है, डाइल्यूटेड मतलब उसको हल्का, जैसे कि कंसनट्रेटेड को छूओगे तो जितना इफेक्ट दिखेगा ना उतना डाइल्यूट से नहीं मिलेगा। डाइल्यूट तुमको जलाएगा नहीं उतना, लेकिन कंसनट्रेटेड तुम्हारा उंगली में ही छेद कर देगा। इसीलिए डाइल्यूट मतलब कि कम एसिडिक, उसमें पानी मिला हुआ है, वो नहीं होता मिलावटी। कच्चा दूध, मतलब कच्चा बोलते हैं जिस एकदम जो भी प्योर दूध होता है वो पियो, जिससे ताकत मिलती है ना, वो हो गया कंसनट्रेटेड एसिड। लेकिन वही चीज़ पानी में मिला के पियो तो वो ताकत मिलेगी नहीं ना, तो वही एसिड की ताकत घटाते हैं हम लोग।
तो उसी तरह जो मिक्सिंग करते हो एसिड और वाटर को, एसिड और बेस को वाटर में, वो क्या करता है, उसकी कंसंट्रेशन घटाता है। कंसंट्रेशन घटाना का मतलब ही होता है डाइल्यूट करना। कंसंट्रेशन घटाने का मतलब ही होता है क्या, डाइल्यूट करना। कंसंट्रेशन घटाने का मतलब ही होता है डाइल्यूट करना। समझ आ गया? पर यूनिट वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम है। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड द डाइल्यूशन। डाइल्यूट करना के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। एंड दिस इज कॉल्ड द सब्सटेंस जो एसिड और बेस जिसको डाइल्यूट किया गया डाइल्यूशन मेथड के थ्रू, उसको डाइल्यूटेड बोलते हैं। समझ आ गया ये बात? आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस परफेक्टली। आ जाओ, बाय हाउ स्ट्रॉन्ग और एसिड एंड बेस सॉल्यूशन आर। अब एसिड और बेस, अब पीएच पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे इंडिकेशन करते हैं। देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब ना मत ही बोलना, इसको तो पढ़ के ही जाना। फिर हम लोग सॉल्ट पे आ जाएंगे। सॉल्ट बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स के बारे में पढ़ोगे। ये सॉल्ट्स मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ाऊँगी। अभी हम लोग सिर्फ कंप्लीट करेंगे यहाँ तक, क्योंकि सॉल्ट अपने आप में बहुत बड़ा है और उसमें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें ज़्यादा लंबा देखने की आदत नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं भाई। मुझे लंबी लेक्चर्स नहीं देखने की आदत होती अपनी, तो तुम कैसे देख लोगे। ये भी एक साथ सॉल्ट्स पढ़ाएंगे या इंडिकेटर। अभी हम लोग फिलहाल ये पढ़ लेते हैं और बाकी एसिड और बेसिस के इंडिकेशंस का पढ़ लेते हैं, ठीक है। बाकी सॉल्ट्स तुम्हें कल पढ़ाऊंगी मैं, कल मतलब नेक्स्ट वीडियो पे, चाहे वो आज ही अपलोड हो जाए, क्योंकि ठीक है। देखो हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेसिस सॉल्यूशन। हम लोग जानते हैं एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एसिड। एसिड बेस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सिंथेटिक इंडिकेटर हो, चाहे वो ऑल फैक्टर इंडिकेटर हो, और चाहे वो क्या हो, नेचुरल इंडिकेटर हो। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एसिड जो होता है वो H+ आयन रिलीज करता है और बेस OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, ठीक है। Can we quantitatively find the amount of this ion present in solution? Can we judge how strong a given acid or base? अब देखो तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन एसिड ज़्यादा एसिडिक है और कौन बेस ज़्यादा बेसिक है। मतलब किसको छूने से हम पक्का जल जाएंगे और किसको छूने से हम जलेंगे नहीं, ये कैसे हम जाने? ये चीज़ ही चेक करने के लिए हम लोग pH लाते हैं। देखो कैन डू दिस बाय मेकिंग द यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। हमने इंडिकेटर्स पढ़ लिया। यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें मदद करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस जानने में। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज द डिफरेंट कलर एट द डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। हम जानते हैं कि एसिड जो होता है वो H+ आयन रिलीज करता है, वाइल बेस जो होता है वो OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर बस यही है, एक ऐसा लंबा सा चार्ट है जिसमें एक तरफ H+ आयन की कंसंट्रेशन बहुत है और वो धीरे धीरे घट जाता है, ठीक है। ये H+ आयन हो गया, तो इधर OH नेगेटिव आयन हो गया। पहले OH नेगेटिव आयन पूरा खत्म था, फिर वो धीरे करके बढ़ा तो इधर हो गया बेस और इधर हो गया एसिड, और जहाँ पे दोनों इक्वल हो गया वो हो गया न्यूट्रल पार्ट। ना एसिड है ना बेस है, वो न्यूट्रल है। समझ आया? देखो विच इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग कलर दिखाता है H+ आयन्स के कंसंट्रेशन के बेसिस पे। ये एक स्केल होता है जो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करता है, जिसको pH स्केल का नाम दिया जाता है। pH का P स्टैंड्स करता है पोर्टनेज से, जो जर्मन से लिया गया है, और उसका मीनिंग होता है पावर, जिसका मीनिंग क्या होता है, पावर। एंड ऑन द pH स्केल वी मेजर द pH जनरली फ्रॉम 0 to 14। 0 हो गया बिल्कुल एसिडिक, धीरे धीरे बढ़ा तो H+ आयन्स की संख्या घटते गई, क्योंकि 0 पे H+ आयन सबसे हाईएस्ट होता है। 0 पे H+ आयन सबसे हाईएस्ट होता है, फिर 7 तक आके वो न्यूट्रल हो जाता है, फिर 7 के बाद वो बेसिक बनने लगता है। द pH जो होता है न्यूट्रल का, जो ना एसिडिक है ना बेसिक है, वो 7th होता है। एंड वैल्यू जो होती है 7 से कम वो एसिडिक होती है, और वैल्यू जो होती है 7 से ज़्यादा 14 तक वो होती है बेसिक। समझ आ गया? देखो यहाँ ये हो गया 7 जो न्यूट्रल हो, 7 से कम जाओगे तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा जाओगे तो बेसिक हो जाता है। और इधर देखो H+ आयन्स की कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है और ये धीरे धीरे घट जाती है किसमें, बेसिक में। इधर देखो OH नेगेटिव आयन से कितनी कम है, क्योंकि ये बेसिक पोर्शन है, और ये घट जाता है किसमें, एसिडिक में। आई होप तुमको समझ आ गया हो। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस किस पे डिपेंड करता है, H+ आयन के कंसंट्रेशन पे। किसी भी सॉल्यूशन का उसका एसिड या बेसिस है
एसिड या बेसिस है, पहले तुम इंडिकेटर से पता कर लो, और वो ज़्यादा एसिडिक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक है कि वीकर बेस है, उसको पता करने के लिए H+ आयन से देखो, पीएच के स्केल पे डालो। अगर वो पीएच का स्केल का कलर पे किधर भी मैच कर रहा है, देखो पीएच स्केल कलर पे किधर भी मैच कर रहा है, अगर ये सबसे इधर आ रहा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर ये धीरे धीरे एसिडिक पोर्शन घटा, फिर यहाँ पे आया तो न्यूट्रल हुआ, फिर इधर जाके वो बेसिक पोर्शन बढ़ा। ठीक है, तो इफ़ वी टेक द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है तो उसका ज़्यादा डार्क रेड कलर होगा, लेकिन वो ऑरेंज और येलो तक आ जाएगा एसिटिक एसिड की तरफ। वही चीज़ क्योंकि H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होता है इन द केस ऑफ द, जब वाटर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाओगी तो उसमें H+ आयन ज़्यादा निकलेंगे एज़ कम्पेयर टू द एसिडिक एसिड के कंडीशन पे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे pH बहुत कम आएगा एज़ कम्पेयर टू एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड कम एसिडिक होता है। समझ आया? तो acid that give rise to the more H+ ions called the more acidic, and which give to the less, that is called the less H+ ions, that is called the weak acid। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा H+ ions देता है, इसलिए वो क्या है, वो क्या है, that is called, मतलब वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। लेकिन एसिडिक एसिड कम H+ ions देते हैं, इसलिए वो क्या है, लेस एसिडिक, that is called weak acid। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो सॉल्व पोर्शन है that we will do on the next part 2 of this chapter, and I hope that you will like my videos and support my channels, like and subscribe my channels. Thank you. For more videos, comment down that what type of videos you want. Thank you.